तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था, पिछली क्लास में हमने विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में सामान्य जानकारी ली और उसमें हमने विश्व की प्रमुख जनजातियों में कौन कौन सी जनजातियां कहाँ निवास करती है ये चीज देखी। जनजाति किसे कहते हैं इसके बारे में भी अध्ययन किया। जनजातियों का सोशल और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज क्या है उसके बारे में भी देखा। नेक्स्ट हमारी किताब ने जनजातियों का इंडिविजुअल व्यक्तिगत अध्ययन दिया है। कुछ महत्वपूर्ण जनजाति हैं जिसके बारे में यहाँ हम देखेंगे। बड़ा प्रश्न की यहाँ कोई संभावना नहीं है कि किसी एक जनजाति को पूरा पूछ लिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि ब्लूप्रिंट में निबंधात्मक प्रश्न तो दिया नहीं है इसका। तब एक संभावना बनती है कि 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रत्येक जनजाति का एक खाका हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम किसी भी जनजाति को पढ़ रहे हैं तो उस जनजाति से जुड़ी कौन कौन सी जानकारी हमें याद होनी चाहिए। और हम यहाँ जिन जनजातियों को पढ़ेंगे तो उन्हें बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। तो जनजातियों का हम कैसे करेंगे अध्ययन, इसके लिए कुछ सामान्य चीजें अपन देख लेते हैं। अध्ययन के बिंदु क्या रहेंगे, हम किस आधार पर अध्ययन करेंगे, तो आप भी नोट कर लो। सबसे पहले तो हम किसी भी जनजाति का अर्थ जो हमारी किताब ने दिया है उसकी तरफ ही देख रहा हूं मैं, और उनके अंदर से ही प्रश्न उठेंगे। किसी भी जनजाति की शुरुआत की स्टडी करनी है तो अर्थ, उत्पत्ति और शरीर रचना। पहले में आप ये लिख दो, अर्थ जानेंगे, उस जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई ये जानेंगे, और उनकी शारीरिक बनावट क्या है इस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर दूसरा चीज हैबिटेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख दो। आप देखो, किसी भी जनजाति का जब हम अध्ययन करेंगे तो इन 6 बिंदुओं के माध्यम से करेंगे, और हमारे दिमाग में ये 6 चीजें फिट होनी चाहिए कि हमें कोई भी जनजाति के बारे में क्या क्या चीज याद रखनी है। सबसे पहले शाब्दिक अर्थ। देखो, कई जनजातियों के शब्द में भी अर्थ है, तो पहले तो हम उस जनजाति का शाब्दिक अर्थ देखें। जैसे पूछ लिया कि सब भील है, ये भील शब्द कहां से आया, तो शब्द का अर्थ क्या है, शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई, क्योंकि किताब ने ये दिया है इसलिए हम इसकी स्टडी करेंगे। तो शाब्दिक अर्थ क्लियर हो गए। कुछ जनजातियों की उत्पत्ति भी दी हुई, वो उत्पत्ति कहां से हुई उन जनजातियों की। हालांकि ये मूल मानव है, फिर भी अपन देखेंगे कि इनकी उत्पत्ति के सोर्स क्या है। कई जनजातियों के बारे में किंवदंतियां हैं और किताब ने उनको नोट किया है, तो हम भी उसके बारे में जानेंगे। तो अर्थ, उत्पत्ति, फिर ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, शरीर रचना, क्योंकि जनजातियां आदिम मानव है, इन्हें आदिम मानव का प्रतिनिधित्व करती है। तो प्रत्येक जनजाति की शारीरिक बनावट, वैसे तो ह्यूमन की शारीरिक बनावट अलग अलग तरह की होती है। अब आगे जाओगे तो मानव प्रजातियां पढ़ोगे, उसमें शारीरिक रचना आएगी। शारीरिक रचना में हम कद, हाइट देखेंगे, बाल के बारे में अध्ययन करेंगे, आंख के बारे में अध्ययन करेंगे, नाक के बारे में अध्ययन करेंगे, त्वचा के बारे में अध्ययन करेंगे, जबड़े के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये सारी शारीरिक रचना में आती है। हमारी किताब में कुछ जनजातियों की शारीरिक बनावट भी दी है तो उसको भी देखेंगे। फिर हम हैबिटेंट पे देखेंगे, निवास में अपन 3-4 चीज देखेंगे। कौन से महाद्वीप में है, कुछ का अक्षांश देशांतर दिया हुआ है एरिया का, वो भी देखेंगे। कौन से देश में है, किन किन प्रदेशों में ये निवास करते हैं। इकोनॉमिक्स कंडीशन देखेंगे, वो अपनी आजीविका के लिए किन सोर्सों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर द एग्जांपल अपन ने पूर्व में देखा, खेती करते हैं, संग्रहण करते हैं, शिकार करते हैं, मत्स्यन करते हैं, क्या करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के बारे में देखेंगे, यानी परिवार की क्या कंडीशन है, विवाह की स्थिति क्या है, और समाज में कौन कौन सी प्रथाएं पाई जाती है, यानी त्योहार वगैरह की क्या स्थिति है, कौन कौन सी वो धारणाएं हैं जो उनके समाज में मजबूती के साथ स्थापित है। तो उन धारणाओं का अध्ययन भी करेंगे, तो वो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में आएगा। वातावरण एडजस्टमेंट, हमारी किताब ने ये एक नया चीज दिया। कोई भी जनजाति है, वैसे जनजाति है इसका मतलब वो ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है जहाँ का एनवायरमेंट बड़ा डिफिकल्ट है, टफ है।
तो वो अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट बना करके रहती है, समायोजन बना करके रहती है, तभी उनका गुजारा होता है। तो प्रत्येक जनजाति का जो एनवायरमेंट एडजस्टमेंट दिया हुआ है किताब में, तो हम बाई पॉइंट देखेंगे वो अपने पर्यावरण के साथ कैसे संतुलन स्थापित करके जीवन का गुजारा करती है। और एक अपनी किताब में ये भी दिया हुआ है कि उस जनजाति में क्या बदलाव आ रहे हैं। वैसे पूरी दुनिया विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले में आगे जा रही है, तो जनजातियों के लिए भी सरकारें प्रयास कर रही है कि उनमें शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, उन्हें आधुनिक समाज से जोड़ा जाए। तो प्रयास हुए हैं कुछ जनजातियों के लिए, तो क्या प्रयास हुए हैं ये चीज भी हम यहाँ नोट करेंगे। तो प्रत्येक जनजाति को हम 6 बिंदुओं के माध्यम से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी पहली प्रजाति आती है एस्किमो। तो आप हेडिंग डालो एस्किमो। पहली जनजाति लिख दो एस्किमो। देखो मैंने आपको ये चीज नोट करवाई है कि हम किसी भी जनजाति का अध्ययन करेंगे किन बिंदुओं के माध्यम से करेंगे। 6 बिंदुओं के माध्यम से हमें एस्किमो का अध्ययन भी करना है। तो एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है, एस्किमो लोगों का शारीरिक रचना क्या है और उनका निवास क्षेत्र क्या है, इसको लेकर के कुछ फैक्ट देंगे। पहले अपन कुछ फैक्ट लिखेंगे, उसके बाद उन फैक्टों को समझेंगे। तो वैसे एस्किमो शब्द है, इसका अर्थ आप लिख दो एस्किमो, यानी एस्किमो किसे कहें। वैसे ये कनाडियन भाषा का शब्द है एस्किमो, और एस्किमो कच्चा मांस खाने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। तो आप इनका शाब्दिक अर्थ लिख दो कच्चा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला। 1 नंबर का क्वेश्चन यह क्रिएट हो सकता है। एस्किमो का क्या अर्थ है, तो एस्किमो का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। उसके बाद हमारी किताब ने बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से इस एस्किमो को समझाया है। अर्थ हो गया, उत्पत्ति की बात करें तो ये एक आदिम जनजाति है, और इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो नृशास्त्री ये मानते हैं कि इनका जो संबंध है वो मंगोल प्रजाति से है। अब आप कुछ इसके बारे में फैक्ट लिख दो। इनका संबंध है वो मंगोल। अब देखो एस्किमो का अर्थ हो गया, उसके बाद इनकी उत्पत्ति से संबंधित क्लू और इनकी शारीरिक रचना से जुड़े हुए तथ्य हमने नोट किए। थोड़ा देख लो, इनका संबंध मंगोल प्रजाति से है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। मंगोल प्रजाति, स्पेशली मंगोल प्रजाति का एरिया रशिया का बेल्ट पड़ता है, चाइना का बेल्ट पड़ता है, जो आधुनिक मंगोल है। और इनका जो संबंध है वो मूल मंगोल जनजाति से है, तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों के लोग होंगे, ये डेफिनेट। तो इनका संबंध मंगोल प्रजाति से हो गया। शारीरिक रचना, अब प्रश्न ये उठता है कि हम शारीरिक रचना में किसका अध्ययन करेंगे। तो शारीरिक रचना में 5-6 चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। बाल क्या है, कद क्या है, आंख की क्या स्थिति है, चेहरे की क्या स्थिति है, इत्यादि। तो एस्किमो के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है। बात अपन चेहरे की करेंगे तो चेहरा सपाट और चौड़ा होता है। त्वचा की करेंगे तो त्वचा पीलेपन वाली है और भूरा, पीलेपन में तो हल्का पीलापन है और भूरी त्वचा देखने को मिलेगी। कद मंझला है, मध्यम कद के ये लोग हैं, न तो ज्यादा हाइट है और न ज्यादा बौने हैं। निग्रो की तरह बौने भी नहीं है और काकेशियन की तरह ज्यादा हाइट वाले भी नहीं है। बाल है तो बाल काले रंग के होंगे, बद्दे बाल होंगे। आंख की बात करें, कत्थई रंग की आंख होगी, तिरछापन लिए हुए आंख होगी। जबड़े की बात करें, मोटा जबड़ा होता है और मुंह चौड़ा होता है, ये तो पहले चेहरे के अंदर आएगा। दांत की बात कर लें, सफेद होते हैं, मजबूत दांत होते हैं, क्योंकि मांस खाने वाला मानव है। शरीर है
वो अष्टपुष्ट है, मजबूत शरीर है, गठीला शरीर होता है। ये इनकी शारीरिक रचना होगी। एक आप नोट लगा के लिखो इनके बारे में। इन मानव के स्वभाव के बारे में किताब ने एक चीज लिखी है कि इन मानवों का स्वभाव क्या है। देखो, ये लोग स्थिरता, गंभीरता व विवेक पर, ये लोग स्थिरता, गंभीरता व विवेक पर अडिग रहते हैं। अडिग रहते हैं, स्वभाव से सरल व हंसमुख प्रकृति के होते हैं। स्वभाव से सरल व हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। देखो, ये इनका नेचर है, स्थिरता है, कभी उतावलापन नहीं करते हैं, बड़े गंभीर रहते हैं। क्योंकि आप आगे जब एस्किमो की स्टडी करोगे और इनका जो अपन शिकार है, हंटिंग है, वो देखेंगे तो ये लोग मछली के लिए लंबे टाइम तक बैठ करते हैं। जब मछली आती है तो शिकार करते हैं, इसलिए इनका नेचर बन गया गंभीर रहना। स्थिर रहते हैं, गंभीर रहते हैं, विवेक है, थोड़ा बुद्धिजीवी है, थोड़ा बुद्धि पर ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि शिकार वगैरह के अंदर बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है जब ध्रुवीय बेल्ट के अंदर शिकार होता है। तो ये चीज यानी स्थिरता, गंभीरता और विवेक पर ये लोग अडिग रहते हैं। इनके स्वभाव की बात करें तो ये बड़े सौम्य स्वभाव के हैं, कभी चिड़चिड़ापन इसमें नहीं मिलता है, सरल और हंसमुख प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो ये हो गया इनका अर्थ, उत्पत्ति और शारीरिक रचना। उसके बाद हम आएंगे निवास क्षेत्र पे। ये लोग कहाँ रहते हैं, और हम बाई मैप इनके निवास क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। कौन से महाद्वीप के अंदर है और कौन सी कंट्रीज के अंदर इनका निवास है। तो फिर हेडिंग डालो निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र, निवास क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारियां आप लिख लो। सबसे पहले आप लिखो आर्कटिक व टोंडा क्षेत्र, एरोस करके लिख दो। आर्कटिक व टोंडा, थोड़ा इनके निवास क्षेत्र पर ये नोट्स है, लिख लिए। अब इनको अपन थोड़ा सा समझते हैं। हैबिटेंट की बात करें, एस्किमो के हैबिटेंट की बात करें, हमारी किताब ने पूर्व में ध्रुवीय प्रजातियों के बारे में बताया था कि एस्किमो भी ध्रुवीय प्रदेश में रहती है, सेमोइड भी है, दो तो मूल नाम आए थे। अब किताब ने 2-4 नाम और बता दिए। अब एस्किमो है ही है, इसके अलावा लैप्स का नाम भी दिया इसने, सेमोइड भी दिया, याकूत, चुकची और तुंगू, ये वो जनजाति हैं जो ध्रुवीय बेल्ट में निवास करती है। निवास क्षेत्र यानी ध्रुवीय प्रदेश में अर्थात अति शीतल प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियां विश्व के अंदर कौन कौन है? एस्किमो है, लैप्स है, सेमोइड है, याकूत है, चुकची है और तुंगू है। अब एक नंबर का ये प्रश्न आ जाएगी, 4 जनजातियों के नाम थे, क्योंकि किताब ने इसको नोट कर दिया, तो अब अपन को चारों के नाम देने। ये ध्रुवीय प्रदेश की जनजातियां कहां रहेगी? तो विश्व के अंदर एक लंबा बेल्ट है, इसने लिखा है आर्कटिक और टोंडा। आर्कटिक ध्रुव के आसपास का बेल्ट, टोंडा 60-70 डिग्री के आसपास का बेल्ट, या 70 के आसपास का बेल्ट मान ले, 60 के आसपास का बेल्ट टेगा माना जाता है। टोंडा जहां सर्दी थोड़ी ज्यादा रहती है, यह टेगा और टोंडा अक्षांशों के हिसाब से क्षेत्र है। टोंडा ऊपरी अक्षांश के क्षेत्र है, टेगा निचले शीत क्षेत्र है, और उससे ऊपर का बेल्ट है ध्रुवीय, नॉर्थ पोल के आसपास के ये बेल्ट है। आर्कटिक प्रदेश और टोंडा प्रदेश, जिसमें अलास्का से लेकर के बेरिंग जलडमरू, थोड़ा विश्व पर अपन दृष्टिपात कर लें,
जैसे ये इक्वेटर लाइन है, ये नॉर्थ पोल की लाइन है, ये जो बेल्ट है ये अलास्का का है, वेस्ट वाला, ये अमेरिका हो गया, ये ऊपर का कनाडियन बेल्ट है, ये ग्रीनलैंड बेल्ट है, ये पूरा आर्कटिक प्रदेश है। तो ये कनाडा, ये अलास्का और इधर ये बेरिंग जलडमरू, हालांकि ये चीज और ये चीज आपस में जुड़ी हुई है, फिर भी ये पूरी पट्टी है, ये लगभग 70 नॉर्थ अक्षांश से लेकर के 90 डिग्री तक का जो बेल्ट है। तो अलास्का से लेकर के बेरिंग जलडमरू के बीच की पट्टी, जिसमें नॉर्थ अमेरिका का अलास्का आएगा, उत्तरी कनाडा बेल्ट आएगा, ग्रीनलैंड आएगा, यूरोप के ऊपरी क्षेत्र जिसको स्कैंडिनेविया बेल्ट कहते हैं, स्कैंडिनेवियाई पर्वतीय इलाका, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन कंट्रीज का इलाका। उसके बाद हमारा आ जाता है रशियन बेल्ट, जिसमें साइबेरिया क्षेत्र आ जाता है ऊपर की तरफ। तो इन क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां, तो बकायदा अलग दिया है कि यदि एस्किमो की बात करें तो एस्किमो तो केवल उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में रहेंगे, यानी ये कनाडियन बेल्ट और ये ग्रीनलैंड बेल्ट, यहां तो आपको मिलेंगे एस्किमो। फिर जैसे ही आगे यूरोप में चले जाओगे तो यूरोप का ये बेल्ट स्कैंडिनेविया बेल्ट है, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन का क्षेत्र है। तो यहां आपको एक जनजाति मिलेगी जिसका नाम है लैप्स, एस्किमो के समान ही है, ध्रुवीय प्रदेश की। उसके बाद जब अपन साइबेरिया में चले जाएंगे, ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ बहुत सारी जनजातियां देखने को मिलेगी। सैमोइड भी यहाँ है, याकूत भी है, चुच्ची भी है, तुंगू भी है, ये जनजातियां यहाँ मिलेगी। युकादिर भी यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये हो गई ध्रुवीय प्रदेश की जनजातियां और उसका क्षेत्र। उसके बाद हम एस्किमो पे आ जाते, थोड़ा एस्किमो का स्पेशली अध्ययन करते क्योंकि एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो बेल्ट है ये बड़ा डिफिकल्ट एनवायरमेंट वाला है, कठोर वातावरणीय दशाएं है यहाँ, क्योंकि टेम्परेचर एनी टाइम 0 डिग्री से लो रहता है। ऐसी कंडीशन में पूरा क्षेत्र है वो बर्फ में रहता है और कठोर वातावरण में बर्फीली आंधियां यहाँ सबसे ज्यादा दुखदायी दशा है, बर्फीली आंधियां। तो कठोर वातावरण में निवास करते हैं और किताब ने ये भी लिखा है कि एक टाइम इनकी पॉपुलेशन थी जो 10 लाख थी, वो कठोर वातावरण के कारण धीरे धीरे इनकी संख्या है वो 10,000 पे आ गई है। तो आज ये मूलतः कम संख्या के अंदर निवास करते हैं। इतना कठोर वातावरण है कि यहाँ वनस्पति तो नगण्य है, बड़े पेड़ यहाँ देखने को मिलेंगे ही नहीं। तो फिर तो इस वातावरण में क्या उगता है, ये भी एक नंबर का प्रश्न बन सकता है। वातावरण में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं? तो यहाँ ग्रीष्म काल के अंदर जब बर्फ पिघलती है तो कुछ छोटी वनस्पति उगती है, जैसे सेवाल है, काई है और लाइकेन है। ये केवल आपको वनस्पति कब में देखने को मिलेगी? केवल ग्रीष्म काल में ही देखने को मिलेगी। तो वनस्पति विहीन क्षेत्र है, वनस्पति का अभाव है, लेकिन ग्रीष्म काल में सेवाल, काई और लाइकेन वनस्पतियां देखने को मिलती है। इस प्रदेश के अंदर कठोर एनवायरनमेंट वाले ही जीव निवास करते हैं जो एस्किमो की अर्थव्यवस्था का आधार होते हैं। इसलिए हमें यह भी नोट करना जरूरी है कि इस एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से जीव निवास करते हैं। तो कुछ बड़े पशुओं की बात भी करी है और कुछ मछलियों की बात भी करी है। तो पशुओं में यहाँ ध्रुवीय भालू देखने को मिलेगा, समुद्री जीव लेमिंग भी यहाँ देखने को मिलेंगे, समुद्री नहीं, स्थलीय जीव है। इसके अलावा खरगोश भी मिलेगा, कस्तूरी मृग भी मिलेगा, कैरिबाउ जिसे रेनडियर कहते हैं जो एस्किमो का प्रिय जानवर है वो भी मिलेगा। इसके अलावा लोमड़ी और भेड़िए, कुत्ते वगैरह भी देखने को मिलेंगे। ये ध्रुवीय बेल्ट के पशु हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार होता है वो होती है मछलियां, क्योंकि ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों के अंदर शिकार में मछलियां ही ज्यादा यूज की जाती है। तो मछलियों की अपन बात करें तो यहाँ 3 टाइप की मछलियां हैं, सील, वेल और वालरस। वालरस जिसे शीलोइन भी कहते हैं। तो ये 3 मछली प्रजातियां भी पाई जाती है। और सील जो मछली है ये इनकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा आधार मानी जाती है। तो सील, वेल और वालरस ये मछलियां पाई जाती है। ये हो गया इनका निवास एरिया, हैबिटेट।